हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेगुलेशन नंबर 6(3) एसआर शेयर्स की कुछ कंडीशंस ऑलरेडी पढ़ ली थी। तो कंडीशन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आपको एसआर इक्विटी शेयर्स जो है होल्ड करते हो, इशूअर ऑफ एसआर इक्विटी शेयर्स हैज बीन ऑथराइज्ड बाय कौन सा रेजोल्यूशन से? स्पेशल रेजोल्यूशन से। तो जब भी एसआर इशू किया गया था तो उसके लिए क्या पास किया गया था? एसआर पास किया गया था। तो कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया था? स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर पास किया गया था। सिंपल कंडीशन है। नेक्स्ट इज एसआर इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड। मतलब देखो ऐसा है कि आप अभी पब्लिक इशू लाना चाह रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है मैलाफाइडली कि आपको पता है कि पब्लिक इशू के बाद तो हम एसआर शेयर इशू कर ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या चाह रहे हो इमीडिएटली पहले कि भाई पहले एसआर शेयर इशू कर लेते हैं ताकि ज्यादा वोटिंग मिल जाएगी एंड देन उसके बाद पब्लिक इशू ले आएंगे। तो ऐसा तो कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए टाइम गैप भी इसने बताया। तो टाइम गैप कब होना चाहिए? कब एसआर शेयर इशू हुए थे? प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो डीओडी फाइलिंग से पहले इशू हो चुके होने चाहिए। एंड हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट कितने महीने से? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहां से काउंट करोगे? प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ओडी से तो 3 महीने पहले आपको काउंट करने और डीओडी से पहले तो कभी भी। तो ऐसा है, सुनो, ये है पहले डीओडी और फिर बाद में क्या आता है? ओडी, है ना। ये हमारा एसआर शेयर इशूड है ना। तो ये जो एसआर शेयर इशू हुआ था, तो डीओडी से तो इसका टाइम गैप जो काउंट करोगे उसके लिए टाइम गैप नहीं दे रखा, बस इधर का प्रायर। अब प्रायर कितना भी प्रायर, उससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे 10 दिन प्रायर हो कि 5 दिन प्रायर, बस प्रायर है। लेकिन टाइम गैप काउंट कहां से करेंगे? हम काउंट करेंगे ओडी से। तो ओडी से ये टाइम गैप कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 मंथ्स। मिनिमम 3 मंथ्स। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सबको? देखो सुनो, डीओडी फाइल होता है मतलब सेबी को हम पहले फाइल कर देते हैं और सेबी ऑब्जर्वेशन देता है, ऑब्जर्वेशन के बाद हम ऑल्टरेशंस करते हैं, देन उसके बाद हम ओडी फाइल करते हैं। डीओडी और ओडी में भी काफी अच्छा खासा गैप होता है, मतलब ये सब काम करते करते 2-3 महीने तो कभी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। अभी क्या बोलना चाह रहा है कि ओडी जब भी आपने फाइल किया था ना, उससे एसआर शेयर्स के बीच का जो गैप है वो कम से कम कितने महीने का होना चाहिए? 3 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात। अच्छा, अब बाई चांस मान लो हमारा डीओडी और ओडी के बीच में गैप भी 5 महीने का है, लेट्स से सपोज, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूं कि डीओडी के बाद अपना एसआर शेयर इशू कर दूं और ओडी से 3 महीने पहले कर लूं? नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि एनी हाउ डीओडी से भी क्या होना चाहिए? प्रायर होना चाहिए, है ना। तो एनी हाउ डीओडी के बाद तो आप एसआर शेयर इशू कर ही नहीं सकते। सिंपल बात यह है कि डीओडी से पहले पहले कभी भी कर लो, और जब भी ओडी फाइल करो तो देख लेना कम से कम 3 महीने का गैप हो जाना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अब टाइमलाइन देखना, आप लोग बताना कि कंप्लाइंस किया है कि नहीं किया है। मान लो एसआर शेयर इशूड थे इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में मान लो से 10th ऑफ जनवरी को एसआर शेयर इशू हुए थे। उसके बाद हमने क्या किया? डीओडी फाइल किया। डीओडी हमने फाइल किया 15th ऑफ जनवरी को। डीओडी फाइल हो गया एंड डीओडी के बाद सेबी की ऑब्जर्वेशन आई। 30 दिन तो सेबी ले लेता है ऑब्जर्वेशन वगैरह रेज करने में, तो सारे ऑब्जर्वेशन आई, ऑल्टरेशन हमने किया। तो हमने क्या किया? जून में जाकर के, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10th जून, ये सब 2026 चल रहा है, को जाकर के हमने ओडीआरओसी को फाइल किया। तो क्या यहाँ पे कंप्लायंस हो गया या नहीं हुआ है? परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल। पहली बात तो डीओडी से तो पहले है ना, और ओडी में और इसमें कितने महीने का गैप हो गया? 3 महीने से ज्यादा हो गया, आराम से हो गया। 6 महीने का गैप दिखाई दे रहा है हमें, तो बहुत अच्छे से गैप हो गया है कंप्लीट। तो हमारी कंप्लायंस पूरी हो चुकी है। इज दिस क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट आ रहा है दिमाग में? बोलो बोलो। सुनो, आपने एसआर शेयर कब इशू किए थे? जनवरी में इशू किए थे ना। अच्छा, अभी तक मेरा डीओडी वीओडी कुछ भी फाइल नहीं है, ठीक है। अभी एसआर शेयर इशू है, सिर्फ एसआर शेयर इशू होने के बाद मैंने डीओडी फाइल किया, तो हमारा टाइम क्या बोलता है? डीओडी से पहले पहले एसआर शेयर इशू हो जाने चाहिए। अब कितने दिन पहले ये नहीं लिखा हुआ था, तो चाहे 5 दिन पहले हो कि 10 दिन पहले हो कि 15 दिन पहले हो, मैटर नहीं करता, चाहे 1 दिन पहले क्यों ना हो। ठीक है,
मतलब ये कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, अब बीओडी और ओडी में ऑब्वियसली टाइम लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो ओडी हमने जून में जाके फाइल किया, जून में। ये कब इशू हो गया था? जनवरी में। तो जनवरी से जून के बीच में 6 महीने का गैप हो गया ना, और हमें चाहिए कितना? हो गया ना कंप्लायंस, तो हो गया कंप्लायंस, अब कोई दिक्कत नहीं। दोनों बातें फुलफिल करेंगे, एक तो डीओडी से प्रायर और ओडी से 3 महीने प्रायर। नाउ क्लियर? ऑल सेट टू एवरीवन? नेक्स्ट कंडीशन, SR equity shares shall have voting rights in the ratio of minimum 2:1। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको 1:1 से ज्यादा देना है, तो 1:1 से ज्यादा क्या होगा? कम से कम 2:1 तो होगा ही होगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप 100:1 दे रहे हो, एक शेयर पे 100 वोट, ये नहीं चलेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10:1 हो सकता है, अप टू मैक्सिमम 10:1। मतलब एक शेयर पे मैक्सिमम 10 वोट हो सकते हैं, इससे ज्यादा वोट नहीं हो सकते। कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर एंड सच रेशियो शैल बी इन होल नंबर्स ओनली। मतलब आप रेशियो ऐसे नहीं कर सकते 2.5:1, ये नहीं चलेगा। या तो 2 या 3 या 4 या 5 और मैक्सिमम कितना? 10 तक जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल कंडीशन। अच्छा, वी आर डन विद 6 कंडीशंस। एक बार 6 कंडीशंस रिकैप कर लें जल्दी से। नंबर 1, बिजनेस कौन सा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, ये सारा बिजनेस होगा। नंबर 2, एसआर शेयर का जो होल्डर है उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1000 करोड़ का होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। और इश्यूअर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो काउंट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या बोली थी इसने? कि प्रमोटर और फाउंडर के पास ये शेयर्स होंगे और साथ ही में एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी उन्होंने होल्ड की हो। एसआर शेयर इशुएंस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन? एसआर पास किया जाएगा। कब इशू हुआ था ये? डीओडी से तो पहले और ओडी से 3 महीने पहले। नेक्स्ट कंडीशन, वोटिंग राइट्स कितने मिलेंगे? मिनिमम 2:1 और मैक्सिमम 10:1। और ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होंगे? होल नंबर्स में ही होंगे। क्लियर? SR equity share shall have the same face value as the ordinary shares। तो देखो SR shares ना और ये जो ऑर्डिनरी शेयर है ये हर चीज में सेम ही होंगे, सिर्फ वोटिंग राइट चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इनकी फेस वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। 10 रुपए का ऑर्डिनरी शेयर है तो ये भी 10 रुपए के ही होंगे। ठीक है, वोटिंग राइट्स के अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला। द इशुअर शैल हैव ओनली 1 क्लास ऑफ SR शेयर। 1 क्लास मतलब देखो हमने बोला कि हमारा ऑर्डिनरी शेयर 1:1 है और SR शेयर मान लो 4:1 है, 1 शेयर पे 4 वोट। अब हम एक और SR शेयर इशू कर रहे हैं जिसमें 6:1 हो। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने अलग अलग सीरीज के SR शेयर इशू कर रखे हैं, कोई 4:1 वाले, कोई 5:1 वाले, कोई 10:1 वाले, ये नहीं चलेगा। एक ही कैटेगरी के SR शेयर आपकी कंपनी में हो सकते हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन आप कंपनी में क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, एंड लास्टली द SR इक्विटी शेयर shall be equivalent to the ordinary share in all respect except for having superior voting rights। तो superior voting rights obviously इनको मिल ही रहा है, उसके अलावा डिविडेंड का राइट या मीटिंग अटेंड करने का राइट, नोटिस रिसीव करने के राइट, इंस्पेक्शन के राइट, ये सारे के सारे राइट इनको सेम वैसे मिलेंगे जैसे कि एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। ऑल सेट है? नहीं, एक ही कैटेगरी के, एक ही सीरीज रहेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्या ये 9 तक की कंडीशन समझ में आ गई? कितनी याद हुई? हो गई सारी? हो गई सारी? आवाज नहीं आ रही मुझे, पता है पूछूंगी मैं तो बोलोगे थोड़ा ना। चलो दक्ष से स्टार्ट करते हैं। दक्ष 9 में से कितनी सुना सकते हो? चलो 5 सुना दूं। जो होल्डर है, जो प्रमोटर है, जो फाउंडर है, उसकी जो मेन शेयर बढ़ते हैं ठीक है, उसके अलावा एक तो ऐसा पास होता है इसके ठीक है, सेम क्लास के होते हैं, एक ही क्लास होनी चाहिए, सिंगल क्लास। ठीक है, फेस वैल्यू
फेस वैल्यू सेम रहेगी, फेस वैल्यू से सारे राइट्स सेम रहेंगे, राइट्स कुछ चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वोटिंग राइट चेंज होंगे। हाँ, टीओडी से नहीं उल्टा बोल दिया आपने, टीओडी से प्रायर होता है, टीओडी से प्रायर होता है 3 महीने पहले होता है, ठीक बात है। और ललित कौन कौन सी रहेगी कंडीशन? मैं पूछा रह कौन सी गई, सारी सुनाओगे वापस? चलो सारों ही बोलो, बोलो। ठीक है, 1000 करोड़ होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, फाउंडर होल्ड कर सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंगल ग्लास के होंगे, दैट्स इट, हो गए सारी कंडीशंस। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ। अभी किसकी पढ़े थे? आईपीओ 6162, किसका पढ़ा था हमने? आईपीओ का पढ़ा था। अब एफपीओ का रेगुलेशन 103 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सब रेगुलेशन नंबर 1, इसमें एक ही कंडीशन है, वो आईपीओ वाली जो थी ना, उनमें से जो चौथी कंडीशन थी बस वही है, दैट इज व्हाट, नेम चेंज एक्टिविटी से 50% रेवेन्यू होना चाहिए। अगर आपने पिछले साल नाम चेंज किया है तो इफ नेम चेंज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एटलीस्ट 50% रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द नेम चेंज एक्टिविटी। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या करते हैं फिर अपन? 75% क्यूआईबी से मंगाते हैं। और ये कौन से मेथड से मंगाया जाएगा? बुक बिल्डिंग के थ्रू। और अगर 75% नहीं आया तो पूरा पैसा रिफंड आ गया याद। तो सेम है, सेम टू सेम आईपीओ की कंडीशन है, बस आईपीओ में ज्यादा कंडीशंस थी, इसमें कंडीशंस कम है। An issuer is not satisfying sub-regulation number 1, then the issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to the QIBs through the book building process and refund full subscription if it fails to make the minimum subscription. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Same as IPO. चलिए अब हम नेक्स्ट रेगुलेशन 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, रेगुलेशन 3 किसका था? 3 एप्लीकेबिलिटी for reference date, 5 entities not eligible, 6(1) eligibility criteria, 6(2) alternative route, 6(3) SR shares की conditions। चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन नंबर 7, दैट इज व्हाट, जनरल कंडीशंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कौन सी कंपनी एलिजिबल है, फाइनली ये डिसाइडेड है हमारी कंपनी 6(1) में फॉल करेगी या 6(2) में किसी एक में फॉल कर रही होगी। नाउ वी आर डन विद, अब हम प्लान कर चुके हैं कि वी आर ब्रिंगिंग आईपीओ। तो तैयारियां करनी है हमें। अगर आप पब्लिक ऑफर लाओगे तो क्या आपको लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा? अगर पब्लिक ऑफर आएगा तो स्टॉक एक्सचेंज तो लिस्टिंग होगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि बिना स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग के और आप डायरेक्टली इशू लेके, और लोग सोच अरे अब कैसे बेचे अपने शेयर। तो लिस्टिंग क्या होगी? मैंडेटरी। लिस्टिंग कहां कराई जाती है? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जैसे याद होगा मैंने आपको पहले भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बारे में बताया था, याद है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल दो बार बताया, दो बार। अब मैं पूछूंगी कहां का बताया था तो फिर भूल जाओगे। बताओ कहां का बताया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन? 2 जगह बताया मैंने। डिपॉजिटरी में कहां बताया था? रिकंसिलेशन के रेगुलेशन में बताया था, ठीक है। और दूसरा कहां बताया था? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन में बताया था। वहां पे क्यों बताया था? लिस्टिंग ऑफ स्कीम्स के इशूड शेयर्स, जिसमें भी हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि एक तो आप रेगुलेशन कंप्लाइंस कर रहे हो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगा रहे हो। याद आया अभी? अच्छा सुनो, सबसे पहली बात, अगर आप पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराओगे। और जब भी आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराने के बारे में सोचते हो तो आपको लिस्टिंग के लिए क्या करनी पड़ेगी? इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन
लगानी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज। कितने स्टॉक एक्सचेंज को? वन और मोर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा सकते हो। आप जैसे मान लो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग कराना चाहते हो, करा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन किसको लगा सकते हो? वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज मतलब जिनको SEBI से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, सीजी से अप्रूवल मिली हुई है। अच्छा, अब अगर आपने वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लगाई तो आपको इसमें से एक स्टॉक एक्सचेंज, अपना लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, और इसमें से सेलेक्ट वन स्टॉक एक्सचेंज एज मेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एज क्या? मेन, जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना। क्या ये पहली बात समझ में आ गई आपको? तो पहला काम तो सबसे पहले शुरुआती यहीं से हो रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करानी तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इन्होंने मना कर दिया तो आगे कहानी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, you are planning to move to other city to your relative's house, कि जैसे नानी के घर जाना है, लेट्स से गए हो नानी के, समर वेकेशन में सब जाते हैं? नहीं जाते? कभी नहीं गए? अभी नहीं जाते होंगे, पहले तो जाते थे ना, पहले तो जाते थे। हाँ, बचपन में तो सभी गए हैं ऑब्वियसली। अच्छा, अब नानी के घर बचपन में सब गए हैं, तो जब भी नानी के घर जाते थे तो टाइमिंग मैच करके जाते हैं ना, कि मामी घर पे हैं जिस टाइम पे जाएंगे। अच्छा चलो, मामी नहीं है तो जाएंगे, जैसा भी है माहौल उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब जैसे ठीक है, मैं पता नहीं ये कौन से एग्जांपल देगा, मैं अपना ही भेज दूं। जैसे मैं भी बचपन में अपनी नानी के घर जाती थी और इवन आज भी जाती हूँ, तो मेरी नानी आज भी मुझे बुलाती है कि भाई आ जाए कर, तो कोई फेस्टिवल होता है तब चले जाते हैं। जैसे अब हम लोग, मेरी मामी इज लाइक कि बहुत फ्रेंडली है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी मामी होती। मामी नहीं होती तो मन नहीं लगता फिर वहां पे, फिर उनके बच्चे भी है तब हो। अब सिंपल बात है कि अब जैसे मेरी नानी रहती है डिग्गी, डिग्गी नाम सुना होगा अगर आपने, है ना, और मेरी मामी का पीहर है जयपुर में, राइट। अब छुट्टियां होती है 1 महीने की। अब समर वेकेशन अगर 1 मंथ का है, और पहले बचपन में क्या होता था, बहुत लंबे लंबे नानी के घर रुकते थे, है ना, 10 दिन 15 दिन, है ना, ऐसे। अब मान लो मुझे 15 दिन नानी के घर रुकना है, तो जो 15 दिन मैंने उनके लिए फिक्स किए हैं, तो बाकी के रेस्ट ऑफ द 15 दिन वो अपने घर आएंगी, राइट और नॉट। तो अगर मुझे उनके घर जाना है कि हाँ, मतलब मेरी मम्मी को जाना है, हमें जाना है, तो हम पहले से कम्युनिकेशन कर लेंगे कि छुट्टी के फर्स्ट 15 दिन हम यहाँ रुकेंगे और फिर बाकी के 15 दिन आप अपने घर चले जाना। अगर मान लो हम कम्युनिकेशन ना करें और दोनों एक ही सेम टाइमिंग स्लॉट फिक्स कर लें कि हाँ भाई वो भी फर्स्ट 15 दिन में अपने घर चली जाए और हम उसी 15 दिन में हमारे नानी के घर चले जाएं, तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे हम तो। और हम बोर हो जाएंगे तो फिर 15 दिन रुकेंगे नहीं, हम 2 या 3 दिन में भाग लेंगे। हम नाना नानी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी ऐसी हो जाते हैं, उनसे थोड़ी ना कोई आप मस्ती करते हो। मस्ती किसके साथ होती है? बराबर के लोगों के साथ। अब उनके बच्चे नहीं है तो हम बोर होंगे, और मामी नहीं है तो मेरी मम्मी बोर हो जाएगी। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही सारी, अच्छा एक बात बताओ, बिना बातचीत करे पहले से क्या बैग पैकिंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी, या पहले बातचीत की जाएगी फिर उसके बाद बैग पैकिंग वगैरह या शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ काम स्टार्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? स्टेप क्या होना चाहिए पहले? कम्युनिकेशन। जैसे आजकल है ना, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे कोई भी बंदा एमएनसी वगैरह में काम कर रहा है और फॉर टाइम बिंग उसको इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में भेज दिया गया है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, या किसी भी कंट्री में वो रह रहा है, तो उनके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो उस टाइम पे उस कंट्री का टूर करने के बारे में बहुत ही हैप्पीली इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि रहने का खर्चा बच जाएगा ना। सोचते हैं ऐसे लोग ऑब्वियसली। अभी हमारे एक रिलेटिव है, वो यूएसए रह रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी जाते हैं फटाफट से यूएसए घूम आएंगे, गाड़ी भी है, घर भी है, एटलीस्ट होटल का खर्चा अच्छा, फ्लाइट का टिकट तो लगेगा। तो सही बात है। अब आप ऐसे में जब भी प्लानिंग करें, पता चले वो इंडिया आ रहे हो और आप वहां पहुंच रहे हो, तो कांड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि हाँ हम यही हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आप तो यूएसए पहुंचे, वो ऑस्ट्रेलिया चल दिए, उनका अपना ही
प्लान चल रहा था, स्पेन चले गए, पेरिस चले गए, कहीं और चल दिए। तो ऐसे में बातचीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बातचीत करके स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल के बिना तो आपको हिलना अलाउड भी नहीं है। चलो अब बातचीत हो गई, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल हमें मिल रही है। अब दूसरा काम, दूसरी तैयारी, आपको याद है डिपॉजिटरी नाम का एक चैप्टर हमने वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा था, पता है? और उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यू इशुएंस इन डीमैट फॉर्म ओनली। अब इतनी गहराइयों से सुना हो, कभी सुना था? तो जितने भी नए शेयर इशू होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में इशू होते हैं? डीमैट में होते हैं। और आपको पता है डीमैट की फैसिलिटी देता कौन है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी तो हमारा ऐसे ऑर्डर मानने के लिए बैठा ही होगा ना, लो जी हमारे शेयर डीमैट में, चलो कराओ, क्रेडिट कराओ इनको। अरे भाई उसके साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो हमें दूसरा काम अब क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज को डीमैट में करने के लिए डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिटरी के साथ क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे। किस चीज के लिए अग्रीमेंट करेंगे? डीमटेरियलाइजेशन का अग्रीमेंट होगा कि सारी सिक्योरिटी जो हम नई इशू कर रहे हैं वो किस में होगी, डीमैट फॉर्मेट में होगी। तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको डिपॉजिटरी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना होगा, ठीक है? अब तीसरी बात सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, आप लोगों ने बचपन में जब भी एग्जाम्स दिए हैं तो सच सच बताना, क्या सिर्फ और सिर्फ आप अकेले सैक्रिफाइस करते हो पढ़ाई के लिए या और भी कोई सैक्रिफाइस कर रहा होता है? बताओ, कोई और भी सैक्रिफाइस कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ आप पे ही प्रेशर होता है, मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है, या और किसी पे भी हो रहा होता है? हो रहा होता है किसी और पे भी? बताओ किस पे हो रहा होता है? चलो सिबलिंग्स पे भी होता है बिल्कुल होता है। और मम्मी पे सबसे ज्यादा हो रहा होता है मम्मी पे। अच्छा, मम्मी पे सबसे ज्यादा टॉर्चर क्यों हो रहा होता है? क्योंकि मम्मी ना आपके टाइमिंग के हिसाब से सारी चीजें स्केड्यूल अपना फिक्स करती हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, तो सोचो आप मम्मी 4 बजे से पहले खुद उठ रही है ना? या फिर आप रात को लेट नाइट पढ़ रहे हो और आपको नींद आ रही है तो मम्मी आपके लिए कॉफी लेके आ रही है ना, कभी कुछ लेके आ रही है, आपकी हेल्थ का ध्यान रख रही है। क्या ये सब चीजें होती है कि नहीं होती? हाँ होती थी ना पहले, कभी कभी नहीं हुई? तो फिर क्या होता है ये बता दो? सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, मम्मी ने बोल दिया बचपन से अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, भाई मेरी अपनी लाइफ है, मैं नहीं करूंगी इतना कुछ। अच्छा, सबके घर में अपना अपना, सबका अपना अपना अपब्रिंगिंग, तो सही बात है, पहले से सिखा दिया, बोले ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ा ना पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत सारे सैक्रिफाइस होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपकी मम्मी फुल टाइम वीडियोस देखें तो क्या आप लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे, 100% होंगे। पहले बचपन में तो ऐसा होता था, हमारे घर में ना केबल कटवा देते थे। बचपन में जब एग्जाम टाइम होते थे ना तो केबल का रिचार्ज नहीं होता था, क्योंकि भाई अगर मम्मी देखेगी तो हम पहले आके बैठेंगे, और पहले आके बैठेंगे तो सबसे पहले तो मम्मी सैक्रिफाइस करती है कि भाई मुझे नहीं देखना टीवी, तब जाकर के बच्चे नहीं देखेंगे। फिर उन दिनों में एग्जाम के डेज में मम्मी घूमना बंद कर दी, सारा कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर मम्मी घूमेगी तो पीछे से बच्चे क्या करेंगे? मस्ती, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो इसका मतलब सारे सैक्रिफाइसेस वो लोग भी कर रहे होते हैं। अगर कहीं कोई घूमने का, बाहर जाने का कोई भी प्लान है तो सब ड्रॉप हो जाता है एज पर द एग्जाम्स। और तो और मैं तो शादियां पोस्टपोन करवा देती हूँ। करवाई है मैंने मेरी बड़ी बहन की शादी पोस्टपोन। मेरे सीएस के एग्जाम थे, मैंने कहा भाई या तो तू शादी कर ले मेरे बिना, मैं तो आऊंगी नहीं तेरी शादी में। मेरे एग्जाम में तेरी शादी तो हो जाएगी, फिर करियर तो मेरा है एट द एंड। तो मेरी बड़ी रियल सिस्टर की शादी मैंने पोस्टपोन करवा दी। मैंने कहा नहीं करने दूंगी तो कुछ शादी। अभी मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी शादी डिसाइडेड थी जनवरी में, सॉरी नवंबर में। नवंबर में डिसाइडेड थी और दिसंबर में पेपर थे मेरे। तो मैंने कहा भाई दिसंबर में मेरे पेपर है और तू नवंबर में शादी करेगी तो तू अपने आप शॉपिंग कर ले, अपने आप सारा काम कर ले, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन शादी अटेंड करने आ जाऊंगी। फिर भाई फोर्स लगाया गया जैसे तैसे करके, और शादी नवंबर से जनवरी में शिफ्ट की गई। मैंने कहा अब देख ले दिसंबर में पेपर हो गए, अब तेरी शादी शॉपिंग भी करा दूंगी मैं और तेरी शादी में तेरे को मजे भी करवाऊंगी।
सारे जो भी, बहन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, बहन नहीं तो फिर सारे काम अटके रह जाते हैं। तो इसका मतलब हम हर किसी इंसान को बहुत सारे सैक्रिफाइस करवाते हैं अपने एग्जाम के लिए, करवाया है, खुद तो करते ही करते हैं लेकिन आसपास वालों को भी करवाते हैं। और फिर इससे क्या होता है, एक माहौल बनता है, मोटिवेशन आता है, भाई सही है एकदम। अच्छा, अगर बड़े लोग ही जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो लोग ही अच्छा एग्जाम्पल सेट ना करें तो छोटे लोग एग्जाम्पल मानेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंसान है जो बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता है ना, और वो अपने बच्चों को बोले बच्चे ड्रिंक मत करना कभी भी तो बच्चे क्या बोलेंगे, पिताजी आप पहले खुद तो छोड़ लो, बाद में हमें बोलना। विल दिस हैपन और नॉट? ऑब्वियसली। या और सोचो, सपोज करो मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाने आऊं और आधे से ज्यादा देर तक मैं फोन ही चलाती रहूं, फोन लेके आ रही हूँ क्लास में, और अच्छा शेयर मार्केट का क्या हुआ, अच्छा किसने क्या मैसेज किया, ये चलाती रहूं, तो फिर क्या मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को फोन चलाने से रोक सकती हूँ कि नहीं रोक सकती? बिल्कुल नहीं। मेरे सामने तो कुछ नहीं बोल पाओगे, फिर पीछे से क्या सोचोगे, मैम सही है, हाँ खुद तो पूरे दिन भर क्लास में फोन चलाती है, हमारा फोन चलते ही तो पता नहीं क्या हो जाता है। अरे भाई अब नहीं बोल सकते आप लोग ऐसा, क्यों? क्योंकि मैं फोन नहीं चलाती, तो मैं एकदम प्राउडली फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका फोन फॉरवर्ड कर सकती हूँ, राइट और नॉट? मतलब एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अब किस चीज का एग्जाम्पल सेट करवा रही हूं मैं यहाँ पे, सुनो। हमने बोला हम सारे के सारे नए शेयर्स किस में इशू करेंगे, तो भाई ऐसा है, आप जनता को तो बोल रहे हो डीमैट में शेयर ले लो, लेकिन एटलीस्ट कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर उनके शेयर भी तो डीमैट करवाओ। तो उनके शेयर्स भी कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए? डीमैट फॉर्मेट में ही होने चाहिए। चलो एक बार यहां तक की कंडीशंस पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, application to one or more stock exchange to seek in principle approval for listing of specified securities on such stock exchange and has chosen one of them as the designated stock exchange। इसकी पूरी कंप्लीट हमने समरी बना ली ऑलरेडी। हम कितने स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लगा रहे हैं? वन और मोर। इन स्टॉक एक्सचेंज में से एक को क्या चूज करेंगे हम? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज चूज करेंगे। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा, हमें किसके साथ अग्रीमेंट करना है? किस चीज का अग्रीमेंट करना है? ऑफ कोर्स डीमैटेरियलाइजेशन का। किसका? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड या प्रपोज टू बी इशूड। तो जो पहले से इशूड है उनको डीमैट करवाना है, या जो नए तो ऑब्वियसली डीमैट में होंगे, तो इनके डीमैट के लिए डिपॉजिटरी के साथ हम क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं। तीसरा, एग्जाम्पल सेट करो। ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्मेट हेल्ड बाय, किन किन की सिक्योरिटीज डीमैट में होनी चाहिए? नंबर 1, प्रमोटर की, प्रमोटर ग्रुप के लोगों की, सेलिंग शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की। क्या ये 4 लोग तो पहले से जानते हैं हम, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चारों के नाम आए रहते हैं ना? प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर। ठीक है, ये 4 लोग। 5वां, केएमपी, सीनियर मैनेजमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs, employees, shareholders holding SR equity shares, entities regulated by financial sector regulator or any other category of shareholders as may be specified by SEBI from time to time। तो ये 10 नाम है, 11 तो ऐसी अदर एज प्रिस्क्राइब। तो इन 10 लोगों की सिक्योरिटीज कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्मेट में होनी चाहिए। पहले सिर्फ प्रमोटर्स का नाम लिखा हुआ था, फिर अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट के बाद प्रमोटर के साथ सारे नाम और ऐड हो गए हैं। तो अब इन सबको अपनी सिक्योरिटीज कौन से फॉर्मेट में रखनी होगी? डीमैट फॉर्मेट में ही रखनी होंगी। कौन कौन लोग हुए? नंबर 1, प्रमोटर, चलो इंडिविजुअली पूछ लेती हूँ, ज्यादा बेटर यही रहेगा। आप बताएंगे? जिनको फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं वो लोग। और अच्छा हाँ, अपन बताएंगे कौन कौन से हैं?
QIBs, एम्प्लॉयज। देखो एम्प्लॉयज, KMP, सीनियर मैनेजमेंट, ये तो सारा वो एम्प्लॉय कैटेगरी हो गई है ना। उसके अलावा QIBs जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जिनको रेगुलेट करते हैं, और बाकी के 4-5 तो सिंपल है ना। तो ये सारे के सारे लोग हैं जिनके शेयर्स कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, डीमैट में होने चाहिए। ठीक है, कितने याद हुए अभी, हो गए ऑलमोस्ट सारे, फाइन। नेक्स्ट कंडीशन देखो, एग्जिस्टिंग सारे के सारे शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड अप, क्या होने चाहिए। अच्छा सपोज करो इस क्लास में आप सबसे लास्ट एडमिशन आपका ही था, आप आए थे सबसे लास्ट में, ओके, योर नेम इज, अच्छा ऋषभ, राइट। अच्छा ऋषभ, आपने जब इस क्लास में पहले दिन एंटर किया था, इस क्लास का माहौल क्या था। अच्छा मतलब डिसिप्लिन, ओके, मतलब कोई ऐसा बेंच वेंच फेंक रहा हो कुछ, कोई, अच्छा तो हाँ सीट। तो एक चीज बताओ, जब इस क्लास में एकदम डिसिप्लिन एनवायरनमेंट था तो आपका क्या मन करता है, आपका क्या मन करता है फिर क्लास में, अगर जैसे आपने माहौल देखा क्लास में कि एकदम डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, तो आपका क्या मन करता है क्लास में, हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। अगर क्लास डिसिप्लिन है तो ऑब्वियसली कोई नया पर्सन आके भी क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्लास डिसिप्लिन ना हो, क्लास में एकदम हुड़दंग मची हुई है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसकी कुटाई लगा रहा है, कोई किसी को पंच मार रहा है, कोई किसी बाल खींच रहा है, और कोई बेंच उठा के फेंक रहा है, तो जो नया बंदा है उसका भी क्या मन करेगा, पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो, अभी तो बहती गंगा में हाथ धो लेते, अपन में 2-4 लगा लेते हैं, कैसा होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब माहौल जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हर चीज पे। अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इतने खतरनाक है कि कॉल से नरियर करते हैं, फीचर होना पड़ेगा उनके शेयर्स को, क्योंकि उनको देख करके बाकी लोग भी कांड करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा समझना। कभी अपन ना, जैसे कोई गाड़ी है जिसपे ऑलरेडी बहुत भयंकर स्क्रैच लगे हुए हैं, है ना, उसके पास आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप ऐसे रफ टफ अपनी गाड़ी पार्क लगा दोगे, क्योंकि वो हटा रहा गाड़ी पहले से। अगर उसका टच हो भी गई तो क्या ही जा रहा है, 100 स्क्रैच में 1 स्क्रैच और सही, क्या ही जाएगा। वेयरएज अगर एकदम ब्रांडेड न्यू कार खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी शोरूम से उतर के आई है, एकदम चमचमाती हुई, तो उसके पास अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो ना, तो यू विल ऑल्सो बी वेरी कॉशियस, या नई गाड़ी है टच ना हो जाए, क्योंकि उसमें एक भी स्क्रैच नहीं है, और स्क्रैच आपने लगा दे तो भाई ओनर आपको छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। या ऐसा एक और एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर एरिया एकदम नीट एंड क्लीन है, रोड है एकदम साफ सुथरी है, तो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि उस पर कचरा फेंक दो। लेकिन अगर आप किसी रोड पे साइड में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ देखेंगे, तो आपका क्या मन करेगा, अपना गाड़ी का कचरा निकाल के भी वहीं डाल दो। इट एक्चुअली हैपेंस, हमारा माइंडसेट वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पे कंपनी में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अरियर वरियर रखते हैं, तो उनको देख करके नए इन्वेस्टर्स में अरियर करने के मोटिवेशन आएंगे, बोले अच्छा ये लोग अरियर करते, चलो हम भी अरियर करेंगे। तो इसीलिए बोले पुराना जितना भी कबाड़ा है सफाई कर दो, नए लोगों के आने से पहले सारी गंदगी साफ। आपकी मम्मी करती है ना, गैस आने से पहले घर क्लीन, वो क्लीनिंग करनी है। अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, कुछ लोगों ने अरियर कर रखा है, तो उनको बाहर फेंक दो उठा करके, क्या कर दो, फॉरफिट। इज दिस क्लियर। 4 कंडीशंस याद हो गई क्या। कंडीशन नंबर 1 क्या करोगे, नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द स्टॉक एक्सचेंज वन और मोर एंड सेलेक्ट वन ऑफ देम एज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2 अग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। नंबर 3 एंश्योर दैट शेयर्स क्या होने चाहिए, डीमैट फॉर्मेट में। किस किसके, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, KMPs, ऑफिसर्स, और जो SR शेयर होल्डर्स हैं, QIBs, और जिनको फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं, इन सब के शेयर्स कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए, डीमैट में। एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड अप। अगर नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो फॉरफिट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन जो है उसके बारे में ध्यान से सुनना, फॉर्म अरेंजमेंट। फॉर्म अरेंजमेंट, अब किस चीज का फॉर्म अरेंजमेंट होने वाला है, क्या चाह रहे हैं हम लोग,
चलो हम कोई फैक्ट्री डालने वाले हैं, फैक्ट्री, और इसमें हमारी जो टोटल कॉस्टिंग बैठने वाली है दैट वुड बी 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। ये हमारी टोटल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी आने वाली है। हमें न्यू मशीनरीज लगानी है, बहुत बड़े एरिया में बहुत सारी लैंड हमें चाहिए होगी, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल, बहुत सारे चिप्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉस्टिंग बैठने वाली 10,000 करोड़ की, जिसमें से अंडरस्टूड सी बातें हैं, जो कंपनी है इस फंड के अरेंजमेंट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज से फंड अरेंज करेगी। तो कंपनी 10,000 करोड़ में से मान लो 2,000 करोड़ तो ओन फंड यूज करने वाली है, अपने खुद के ओन फंड्स, ठीक है। कंपनी बोल रही है कुछ पैसा हम लोन के फॉर्मेट पे लेंगे और बाकी का हम क्या लेके आएंगे, आईपीओ लेके आएंगे। लेट्स से कंपनी बोल रही है कि हम 3,000 करोड़ जो है उसका क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे, और बाकी के 5,000 करोड़ का हम इक्विटी शेयर का आईपीओ लेके आ जाएंगे। लॉजिकल बात है, कंपनी अपने हिसाब से अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर सकती है, जरूरी थोड़ा है कि सारा पैसा आईपीओ के फॉर्मेट में लाया जाए। तो कुछ पैसा पब्लिक से, कुछ लोन के फॉर्मेट में, और कुछ ओन फंड्स को हम यूज करने का प्लान कर रहे हैं। अब ओन फंड तो ठीक है, वो तो एकदम सेट है, लेकिन अब एक दिक्कत है, अगर मैं बैंक से लोन पहले लेके रख लूं 3,000 करोड़ का, और कल को आईपीओ फेलियर हो जाए, मेरे तो बिना फालतू का बैंड बच जाएगा, बिना फालतू का इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का मीटर, और मुझे अननेसेसरली इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा बैंक में। तो लोन पहले लेना थोड़ा रिस्की है। तो हम पहले क्या लेंगे, आईपीओ से फंड रेस करेंगे, क्योंकि भाई पब्लिक से फंड आना पहले जरूरी है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है। अब मान लो जनता से जब हम फंड लेने जा रहे हैं तो जनता कंफ्यूज हो रही है, जनता बोल रही है कि यार तुम्हारा टोटल प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है, ठीक है, मान लिया 2,000 करोड़ तुम्हारा है, मान लो हमने 5,000 करोड़ दे दिया, कल को तुम्हें बैंक से लोन नहीं मिला तो कंटिजेंसी हो जाएगी फिर से, तो टोटल 7,000 करोड़ में तुम्हारा काम चलेगा नहीं, तो तुम्हारा तो पैसा फंस जाएगा, और फंस गया तो तुम हमें लटका दोगे। तो हमें एक फर्म कमिटमेंट करना है, फर्म अरेंजमेंट करना है। किस चीज का फर्म अरेंजमेंट करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस पब्लिक ऑफर एंड ओन फंड्स। ओन फंड्स बोल लो, अक्रूवल्स बोल लो, जो भी खुद के हैं वो। तो मतलब बैलेंस कितना बचा, 3,000 करोड़। इसका कम से कम कितना परसेंट, 75%। ये आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म अरेंजमेंट। फर्म अरेंजमेंट मतलब आइडेंटिफिएबल सोर्सेज से, जैसे मान लो हमने बैंक से लोन सैंक्शन करा लिया है, लोन लिया नहीं है, लोन सैंक्शन हो गया। सैंक्शन हो गया इसका मतलब जिस भी दिन हम बोलेंगे ना, बैंक इमीडिएटली डिसबर्स कर देगा हमें। और ये अरेंजमेंट किससे होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल सोर्स से। आइडेंटिफिएबल सोर्स मतलब हमें सोर्स पता होना चाहिए, नहीं कि हाँ आ जाएगा, हवाओं में बातें नहीं करनी है। जैसे मान लो हमने एसबीआई से लोन सैंक्शन करवा लिया है, जैसे ही आईपीओ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा हमें डिसबर्समेंट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह का फर्म कमिटमेंट, फर्म अरेंजमेंट हमें करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? कितना परसेंट, 75%। किसका 75%, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस, देखो एक तो ओन फंड वो तो हमारा है ही, पब्लिक ऑफर जो आ रहा है वो तो ऑब्वियसली पब्लिक इशू से आएगा। बचा हुआ कितना, 3,000 करोड़। जो बचा हुआ है उसका कितना परसेंट, 75%। एटलीस्ट इतना आपको फर्म अरेंजमेंट करना ही होगा। कोई कंफ्यूजन, लैंग्वेज देखो। फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिफिएबल मीन्स टूवर्ड्स प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस पब्लिक इशू माइनस अक्रूवल, और इसका कितना परसेंट, 75%। तो रेगुलेशन नंबर 7 की ये सारी कंडीशन समझ में आ गई क्या? पांचों कंडीशन 7(1). अब 7(2) क्या बोलता है? 7(2) छोटी सी कंडीशन है, वो अभी देख लेते हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए आप पब्लिक ऑफर का पैसा जो है वो मैक्सिमम 25% ही खर्च कर सकते। मैक्सिमम कितना परसेंट, 25%। देखो आपने कोई भी पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हो तो आप किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए लेके आ रहे हो।
तो आपका पैसा उस ऑब्जेक्टिव में ही लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने रूटीन खर्चों में उस पैसे को गंवा दिया। अगर ऐसा कर दिया तो ऑब्जेक्टिव के लिए फंड कम हो जाएगा। तो आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए मैक्सिमम कितना फंड यूटिलाइज कर सकते हो? 25% ही खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये हो गया सब रेगुलेशन नंबर 2। ऑल सेट? यहां तक कोई परेशानी किसी को? चलो रेगुलेशन आज कौन कौन से पढ़े हमने? 1 2 6(3) की कंडीशंस पढ़ी एसआर शेयर्स वाली। देन 7(1) में जो आपको कंडीशंस कंप्लायंसेस पूरे करने वो हमने सीखा, और 7(2) में हमने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस की कंडीशंस पढ़ी। ऑल डन?